पे कैसा सिस्टम चलता है, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये वाले डायग्राम को, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एजुकेशन एज पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट प्रोवाइडेड इक्वल पावर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रेगुलेशन। ठीक है, यानी यानी क्या है इसमें, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये कि जिसमें आपको इक्वल पावर पावर दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट में भी आपके हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज हैं और सेंट्रल में भी हैं, तो दोनों को इक्वल पावर दिया गया है। ठीक है, और ये किस में मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, सेग्रीगेशन क्या है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू चल रही है चीजें, एमएचआरडी और अदर मिनिस्ट्रीज उसको हैंडल कर रही है। और स्टेट गवर्नमेंट में कौन एजुकेशन को हैंडल करता है, डिपार्टमेंट या काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, देन एमएचआरडी क्या करती है, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज बनाती है, जैसे यूजीसी हो गई, एआईसीटी हो गई। यूजीसी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, किस चीज के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, और ये किसके अंदर आती है, वो आपके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, मैम MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ना। एक सेकेंड। हाँ, क्या बोल रहे हो आप शिवानी। मैम MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ, वो है, और अब उसका नाम हो गया एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये किसके थ्रू हुई, जो अभी हमारी एनईपी आई है 2020 में। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे काउंसिल है, एसीआईटी है, वो सारी अभी हम पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही सेम स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज को कौन हैंडल करता है, वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हायर एजुकेशन के, टेक्निकल एजुकेशन के। अब क्या करता है, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हो, ये क्या करते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, और इनको एक्रेडिटेशन कौन देता है, नैक और एनबीए। आप देखते हो यूनिवर्सिटीज को नैक की रैंकिंग आती है, ठीक है, और एनबीए की रैंकिंग आती है, इनको कौन देता है, ए प्लस का। हर साल ये होता है कि ए प्लस है, कौन सी यूनिवर्सिटी को कम दिया, और कोई यूनिवर्सिटी अगर कम उसकी एक्रेडिटेशन कम होती है तो उसको वो वर्किंग नहीं होती, और फिर से जब अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर से वो उस लिस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये रेगुलेटरी बॉडीज है, किसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज है, जो हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन चल रहा है। ठीक है, तो द वर्ड हायर एजुकेशन ऑफन लीड्स टू द आइडिया ऑफ द कॉलेज एंड कॉलेज एजुकेशन, but that is not so. There are other types of schools that provide post-secondary education and they can beneficial to students as well as it comes to offering different degrees, certificates and program. तो वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, ये बियॉन्ड स्कूल के साथ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो आपके स्कूल से लेवल के अलग चीज है। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एक वोकेशनल कोर्सेज करा रही, सर्टिफिकेट देंगी, प्रोग्राम्स करा रही। ये भी क्या है, ये आपकी एजुकेशनल हायर एजुकेशन को हैंडल करती हैं। ठीक है, अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यूनिवर्सिटीज है, तो एक ना ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, ये अभी का अपडेट आप ले लेना, नई जो आपकी ये ली है, कि टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, ये मैं तब की बता रही हूँ जब 2020 की डेटा आया था। ठीक है, अभी का डेटे में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना है, कि स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कितनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है। ठीक है, तो ये इसमें सेग्रीगेशन है कि अब कितने टाइप्स की यूनिवर्सिटीज हैं जिसके थ्रू हमारा हायर एजुकेशन रेगुलेट होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, और इनको एक्रेडिटेशन कौन देता है, नैक और एनबीए देते हैं। ठीक है, कि भाई कौन कितना परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसको एक एक थोड़ा थोड़ा डिक्लेयर करके देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है। एक सेकंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है, दीज आर द यूनिवर्सिटी दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यूजीसी के, दे आर एस्टेब्लिश इन द स्कोप ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर। इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, तेजपुर, मिजोरम एंड सो ऑन। और टोटल अभी कितनी है, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी इनको फंडिंग वगैरह कौन दे रहा है, सेंट्रल दे रहा है, यानी यूजीसी सारी चीजों को रिकॉग्नाइज कर रही है। और 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ देन
16 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेर एस्टैब्लिश्ड इन 2009 में बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो एक्ट का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, जो 2009 में पास किया गया था। उसके अंदर हमने 16 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेटअप किया है। और इग्नू न्यू दिल्ली इज फंडेड डायरेक्टली बाय द एमएचआरडी, क्योंकि हमने ये बताया था कि ये जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, ये डिस्टेंस भी है और ये ओपन एजुकेशन भी है। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ द ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कौन विजिटर होता है? प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा करके विजिट कर सकता है, बट वो जाता कम है, पर उसके पास ये अथॉरिटी होती है। ठीक है। अब कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उत्तर प्रदेश में। तो कौन कौन सी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मी बाई झांसी यूनिवर्सिटी। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटीज है? ये उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। और दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो कौन कौन सी है? सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये कौन सी है? ये वो यूनिवर्सिटीज है जो एक यूपी की है और एक दिल्ली की है। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है? कि जिसको स्टेट यूनिवर्सिटी फंडेड एंड रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी, जिस स्टेट में वो यूनिवर्सिटी है, उसकी वहां की जा रहे हो क्या? बाहर से ताला लगा के जाना। ठीक है। ठीक है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है, वही उसको फंडिंग कर रही है। After adopting the Constitution of India in 1950, education has become each state responsibility. क्यों? क्योंकि ये concurrent list में आ गया। concurrent list में आ गया तो ये equal responsibility बनती है स्टेट की भी और अपने सेंट्रल की भी, कि वो एजुकेशन पे प्रॉपर काम करे। Later in 1976, it was considered to be joint responsibility between the state and the central government. India has over 418 state university according to the latest list। ये 2020, इसमें थोड़ा आगे पीछे का डेटा होगा। ठीक है। सम ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है? मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड मुंबई। और टोटल कितनी है इन इंडिया में नाउ? 443। दिस इज द टोटल ऑफ 443 स्टेट यूनिवर्सिटी इंडिया नाउ। तो सेंट्रल और स्टेट में क्या डिफरेंस है मेजर? कि सेंट्रल जो है वो फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है? कि रन और फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होती है। लेकिन एक एक्ट पास किया गया था 1976 में, उसमें कहा था कि नहीं, एक स्टेट यूनिवर्सिटी को भी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई फंडिंग की जरूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दे सकता है। ठीक है। अब आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है? ये वो यूनिवर्सिटी होती है जो गवर्नमेंट नहीं ऑपरेट करता है इसको। ठीक है। However, they may receive tax breaks, grants and also public student loan। कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको बैंक लोन देता है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बट ये प्रॉपरली गवर्नमेंट इसमें किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है। फंडिंग वगैरह उसके थ्रू नहीं होती है। सम यूनिवर्सिटीज माइट बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अगर कोई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के बिल्कुल नजदीकी स्टेट्स में है तो वहां पे थोड़ा बहुत रेगुलेशन जो होता है वो इसका गवर्नमेंट का चलता है, अदरवाइज ये अपने आप ऑपरेट होती है। लेकिन इनको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट बोलती है। ठीक है। The private university is competent to award degree as specified by UGC under Section 22 of the UGC Act with the approval of the Statutory Council wherever required through their main campus। अब आप डिग्री दे रहे हो। अब डिग्री कैसे दे रहे हो? अगर आप प्राइवेट हो, आपका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं प्ले है, तो आपकी जो डिग्री है वो कैसे एफिलेटेड होगी? वैसे एफिलेटेड होगी क्योंकि आपको यूजीसी के एक्ट के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, तभी वो मानी। जैसे कई बार होता है, आप साल में 2 साल में यूजीसी एक लिस्ट निकालती है कि दीज आर द लिस्ट ऑफ द फेक यूनिवर्सिटी। ये कई लोग यूनिवर्सिटी अपने आप क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं होती है यूजीसी के थ्रू। मैम हाँ मैम, बल्कि एक बार क्या आया था कि अभी जस्ट हम लोग जब मतलब बीएससी में थे तो मैं भी एमएससी करने की सोच रही थी। एफआरआई देहरादून बहुत फेमस है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ क्या था, बट मेरे सुनने में ऐसा आया कि वहाँ की डिग्री पता नहीं कहीं वैलिड नहीं मानी गई। अच्छा। बट मैम वो बहुत बड़ी है, मतलब इंस्टीट्यूट है पूरा मैम, वो बहुत नहीं, जाना।
एक तो आईएफएस, जैसे ये है ना, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल रहे हो ना आप, हाँ हाँ, FRI। एफआरआई, तो ऐसे नहीं है। आप वो फिर आपने कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग करी होगी। मतलब मैम एक बहुत बड़े एग्जाम में उसकी मतलब डिग्री वो कर दी थी कि नहीं ये वैलिड नहीं है, जबकि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट है FRI, लेकिन मतलब है प्राइवेट, लेकिन मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अच्छा खासा लेवल का। आपको पता है, जब जो बच्चे यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर के जो आईएएस बनते हैं वो मसूरी ट्रेनिंग करने जाते हैं, और आईएफएस जो बनते हैं वो वहीं वहीं जाते हैं ट्रेनिंग लेने। हाँ है ना, इंस्टीट्यूट है ना बहुत बड़ा, देहरादून में। बहुत बड़ा। हाँ हाँ हाँ, वो में। वहीं पे ट्रेनिंग जाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है, वो कुछ होगा, कुछ उसमें कुछ और फिर लोचा। वही मैम, फिर मैंने MSc कैंसिल कर दी, फिर मैंने कहा रहने दो, क्या पता कहीं मेरा भी कभी ऐसा हो गया तो फिर मैं नहीं, क्या तो कर। पता कर लेते सारा, वेरीफाई कर लेते, ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर कोई बहुत टाइम से संस्था चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है। ये उन उन लोगों के लिए जो रिसेंट हम्म, में कुछ सालों में, अब एफआरआई जो है वो आज की क्रिएटिव थोड़ी है, कुछ सालों हाँ से होगी। तो ऐसा नहीं हो हाँ सकता है, वो फिर आप रीवेरीफाई कर लेते दोबारा। हाँ, फिर मैंने कहा मैम कोई नहीं, यहाँ तो यूनिवर्सिटी ये भी फेमस है, मतलब ये भी काफी जानी मानी आपने है। नैनीताल से ही मास्टर्स किया है ना? हाँ मैम, मैंने कैंपस से करा है। कैंपस से करा है। हम्म। वहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे हैं काफी। हाँ मैम, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस ना यहाँ नया खुला है, ये प्रोफेशनल कोर्स है यहाँ। यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज है, अच्छा। हाँ मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन था, ऑनर्स था, वो भी प्रोफेशनल था, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं थी मेरी। अच्छा, प्रोफेशनल। वो भी प्रोफेशनल था, और जो MSc था, दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज में है तो मेरे। कैंपस रिक्रूटमेंट देते हैं ये लोग? कैंपस मतलब मैम, रिक्रूट कैंपस से हाँ कुछ रिक्रूटमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं? हाँ मैम, रिक्रूटमेंट हाँ दे देते रहे हैं? हैं। दे रहे हम्म। हैं, अच्छा। आपने ट्राई किया था? मतलब मैम ऐसा तो नहीं है, एक तो मैम नया नया खुला है ना, मतलब हम्म। MSc है एनवायरमेंटल साइंस है, ये नया खुला है। अच्छा, ये है फिलहाल। हाँ मतलब हम जो थे, हम शायद हम तीसरा बैच था हमारा। आपका तीसरा बैच था, हाँ। अब स्कोप हाँ है वैसे इनका, धीरे धीरे स्कोप तो है। हाँ, तो इसलिए मैम ये क्या मतलब बहुत सारे कोर्सेज इस बार नए आए थे, तो इसमें एनवायरमेंटल साइंस भी आया था तब, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे आए मैम, टूरिज्म और फाइन आर्ट्स, क्रिमिनल, बहुत सारे आए मैम। हाँ, वो धीरे धीरे सब्जेक्ट ऐड ऑन भी होते जा रहे हैं ना यूजीसी के एग्जाम में भी। और फिर मैम ऐसे है कि ये सब्जेक्ट्स फिर यहाँ है नहीं वैसे, मतलब सब जगह सिर्फ कैंपस में ही है, और हम्म। कैंपस सिर्फ 3 ही कैंपस है उत्तराखंड में, हम्म, तो इसीलिए तब। बढ़िया है। ठीक है, ये समझ आया फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या कहती है। दीज आर एस्टैब्लिश अंडर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहाँ सेटअप हुई थी? सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी साइंस, गंगटोक में। यानी जो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी वो कहाँ की गई थी? गंगटोक में थी। कौन सी थी? सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी साइंस। ठीक है, और लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो टोटल कितनी है? 403 है इंडिया में। ठीक है। अब आता है हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि these are rewarded to the university that confirm the status of a university. Such a university require a very high working standards to be declared as a deemed to be university by the central government. ठीक है, कि इसको क्या करना, अपने वर्किंग स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई रखना पड़ता है ताकि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू को डिक्लेयर कर दिया जाए। सच ए स्टेटस अलाउ फुल ऑटोनॉमी। अब ये ध्यान देना यहाँ पे, इस अगर जब आपकी यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसको किस किस का स्टेटस मिलता है? फुल ऑटोनॉमी मिलती है, कोर्सेज में, सिलेबस में, एडमिशन में और फीस में। वो अपने हिसाब से चीजें कर सकता है। ठीक है। According to the UGC latest list of the 30th November 2021, there are 126 deemed to be university in India. ठीक है। Deemed university can be approved only by an executive order after UGC recommendation. Although they enjoy all powers of the university, they do not have a right to affiliate the college. समझ में आया? इसके पास सब कुछ होता है, ये अपनी फीस बना सकती है, एडमिशन्स ले सकती है, फुल ऑटोनॉमी है हर एक चीज की, सब कुछ मिलेगा इसको, सारा पावर मिलेगा एज एन यूनिवर्सिटी। बट अपने अंडर किसी भी कॉलेज को ये एफिलिएट नहीं कर सकती। सिर्फ एक यही मेजर डिफरेंस है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। और ठीक मैम है। इसका फंड कहाँ से होगा, मतलब ये फंडिंग खुद भी क्रेडिट होगी और आप गवर्नमेंट से भी मांग सकते हैं। कुछ स्टेट और सेंट्रल कोई भी।
ठीक है। तो मेजर डिफरेंसेस में यही है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली were the first two institutes to be granted as a deemed status। यानी सबसे पहले डीम्ड स्टेटस किसको किसको मिला था? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर का, और IARC जो दिल्ली में है। ठीक है, ये क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है। एंड IIS जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वो ग्रांटेड द स्टेटस इन 1958, दो इट वाज सेट अप इन 1908 में। तो उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस तो पहले दे दिया गया था अंडर दिस रेगुलेशन के एक्ट के अंदर, लेकिन वो सेटअप हुई है 1908 में। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन वाज द फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, वो पहले एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट के नाम से चलती थी, लेकिन बाद में उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी वो एज अ कॉलेज की तरह पढ़ा सकती है, लेकिन अपने अंदर किसी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दे सकती है। ठीक है। इन द ईयर 1976, ये क्या है? अच्छा, वो उसी का है, आगे का पार्ट है कि किसमें किसमें उसको मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस 1976 में। एक मिनट रुकना, कोई आया हुआ है। हाँ मैम, Then, कोई कोई आ जाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये हम्म, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि मेजर डिफरेंस ये है कि वो किसी भी कॉलेज में एफिलिएट नहीं कर सकती है। आप चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइज वो बन जाओ, यूनिवर्सिटी बन जाओ, कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, कितने भी आपका टर्नओवर हो जाए, लेकिन आप अपने अंडर में दूसरा कॉलेज नहीं खोल सकते हो। ठीक है। देन अब हमारा आता है, एक आता है, और कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन करनाल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। ये क्या है? ये भी आपकी क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट है आपका मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा यूनिवर्सिटी क्या होती है कि अगर आप एक जगह से, मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी से कोई चीज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आप मान लो जैसे PhD कर रहे हो, एक एग्जांपल, या कोई कोर्स कर रहे हो, और जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली में एक मुरारजी देसाई इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। ठीक है। ये क्या करता है? ये डिप्लोमा कोर्सेज कराता है और सर्टिफिकेट कोर्सेज कराता है योग में, और थेरेपी कोर्सेज वगैरह कराता है। ठीक है, बट दे नेवर डन द प्रॉपर बैचलर डिग्री एंड प्रॉपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, वो क्या करती है? वो फॉर्म निकालती है मास्टर्स इन योगा के, MSc इन योगा और MA इन योगा के, लेकिन उसका एजुकेशन, उसकी पढ़ाई करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मुरारजी देसाई जाते हैं। तो मेटा यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जब आप एक चीज को कर रहे हो और अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आप दूसरी यूनिवर्सिटी के पास भी जा रहे हो, यानी मेटा, समझ रहे हो? मोर देन वन। मतलब मैम एक बार और डिफाइन कर दीजिए, मतलब। देखो, जैसे मान लो आपने रिसर्च करी, ठीक है, रिसर्च करी आपने अपनी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपको कुछ काम मिला वहां पे, डेजर्टेशन करना, कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना है, लेकिन उसकी फैसिलिटीज वहां अवेलेबल नहीं, उसकी फैसिलिटीज JNU में अवेलेबल है। तो आप क्या करो? उस पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट करने के लिए JNU चले गए। ये हो गई मेटा यूनिवर्सिटी। और ये वही वही मेटा, जो मेटा यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड होती है, आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो और कहीं नहीं। ठीक है। अच्छा, और अगर ये भी आपने ध्यान उसी, हाँ ऑब्वियसली, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वाला क्यों एंटरटेन करेगा?
कोई नहीं करेगा, है ना, क्यों जाएगा? आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आई कार्ड लेके जेएनयू में कैसे एंट्री मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है। तो मेटा यूनिवर्सिटी क्या है? इट इज ए कॉन्सेप्ट दैट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड इज नो लॉन्गर ए फॉरेन मेथड। ठीक है। मेटा यूनिवर्सिटी इट इज बेसिकली शो अस द आइडिया ऑफ होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट एक कॉन्सेप्ट आया था, किसमें आया था, किसने कहा था? टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में था। हाँ ये पढ़ा है मैम वही। किसने कहा था? ये तो याद नहीं आ रहा मैम किसने कहा था। गेस्टाल्ट थ्योरी ने कहा था ना। मैंने हाँ। एग्जांपल दिया था कि जो होल होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एज अ सम ऑफ वही। द पार्ट। एज ए हाँ। बॉडी यू आर ए होल, यू ऑलवेज विल बी हम्म। ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थ्योरी थी। हम्म। हम्म? तो हाँ आपने वहां पे बॉडी का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, हम्म। ये क्या मतलब होता है? इस होल बड़ा है देन द सम ऑफ द पार्ट। द मेंबर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट can move between universities. They also have the option of studying two different subjects at the two different universities simultaneously. यानी अगर एक अभी जो अभी आगे कर लेती फिर बताती हूँ। The credit that member earn will shared between universities. The MHRD has brought this concept from 2012 to 2013 academic session. In India, Meta University was brought into the India in Delhi University, IIT, Jawaharlal Nehru University, and Jamia Millia University. अब इसमें क्या कह रहा है कि आप जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया बैचलर में, ठीक है, बैचलर में आपने लिया, आप एक सब्जेक्ट वहां से पढ़ रहे हो लेकिन आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जा रहे हो या आईआईटी से कर रहे हो। अगर आपको वहां पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो, तो अभी तक मेटा यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये 4 यूनिवर्सिटीज हैंडल कर रही हैं कि डीयू का बंदा जवाहरलाल नेहरू में जा सकता है, आईआईटी में जा सकता है और जामिया में जा सकता है, वहीं वाइसा वर्सा। ठीक है। बाकी और कोई भी कहीं पे भी एंटरटेन नहीं होगा कि आपने मतलब एक अगर जगह से। हम्म। मतलब मैम अगर मान लेते हैं मैं किसी मतलब डीयू में नहीं हूँ कहीं नहीं हूँ मतलब मैं एक यूनिवर्सिटी में नॉर्मल हूँ। हम्म। मान लीजिए यहाँ ये कुमाऊँ की मान लीजिए यहीं। हाँ हाँ। तो अगर मुझे मेटा मतलब अपने किसी लैब वर्क के लिए जाना है तो मैं सिर्फ इन चारों में ही जा सकती हूँ। नहीं, आप जा ही नहीं सकते हो। क्यों मतलब ये क्यों? मतलब ये क्योंकि ऐसा आपकी नहीं जो है। कुमायूं यूनिवर्सिटी है वो मेटा यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ रही है। अच्छा जो मेटा के अंदर आएगा सिर्फ वही जाएगा। हाँ, उन्हीं में से जा पाओगे ना। तो कुमायूं मैम ये यूनिवर्सिटी का जो आई कार्ड लेके आप जवाहरलाल नेहरू में कोई रिसर्च करने जाओगे, करने देगा? बिल्कुल नहीं करने देगा। हाँ वही। नहीं करने देगा ना। आई कार्ड तो आप। हाँ। कि मतलब तो ये। मैम मेटा यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ ये चार ही है। हाँ, अभी तक ये 4 ही है। और मतलब अगर मैं बोलूं जेएनयू का बच्चा मतलब इसी का आपस में एक दूसरे में जा सकता है हाँ, बस। जा सकते हैं, हाँ। अच्छा। ठीक है। देन आता है सीआईसी। सीआईसी क्या होता है? क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। दिस इज एन इंस्टीट्यूशन funded by the government of India as an aegis of the University of Delhi. ठीक है। किसकी? University of Delhi. Being founded in 2011, it has an innovative credit-based system. The CIC encourage the innovation in the system of education. As a result, innovative degree are innovated by launching new innovative skills. They educate the student. They also collaborate with industries and partners with them. They conduct training and orientation program as a part of this curriculum. ठीक है? And this has been brought into action 2013 में. 3 courses are offered at Delhi University under the CIC. तो ये CIC क्या कर रही है? एक इनोवेटिव कोर्सेज को दे रही है। ठीक है। और वो कोर्सेज अभी प्रेजेंट में कहाँ पे अवेलेबल है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, द इंस्टीट्यूट दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये तो अलग, बाय एन मैम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैम इसमें मतलब कैसे कोर्सेज इंक्लूड है मतलब क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के मतलब ये क्या होता है कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है। ठीक है। और किसके उसमें कर रही है? इसमें कौन से जो भी कोर्सेज हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अवेलेबल है। ठीक है। वो कोर्सेज को ऑफर कर रही है जो आपकी इनोवेटिव चीजों को लेके आए। मतलब जैसे क्या हो रहा है कि इस समय ये यूनिवर्सिटी स्पेशली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ज्यादा काम कर रही है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको वैसे समझाने के लिए समझाऊं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जैसे
आपका आर्ट का कोई कोर्स हो गया, ठीक है, ये इनोवेटिव है। या फिर जैसे बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हैं, जैसे एक एक एग्जांपल, जैसे दिया, जो अगर आपने उरी मूवी देखी है, तो उसमें हम्म। जो उसने बनाया है, गरुड़ बनाया है, दैट इज इनोवेटिव थिंग। इनोवेटिव थिंग है ना। तो ऐसे हाँ। कोर्सेज, ऐसी स्कीम्स वहां पे दी ताकि बच्चों को वो और इनोवेशन के लिए आगे प्रमोट कर सके। ठीक है, तो ये सिर्फ दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी में। और सीआईसी ने कैसे 3 कोर्सेज को ही दिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और अभी कहीं पे भी नहीं दिए इसने। ठीक है, तो अगर सीआईसी यानी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के अंदर आपके कोई कोर्सेज करने हैं जो, तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अवेलेबल है। ठीक अच्छा है। मैम, एक चीज, हम्म। अगर बात करें जहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट के लिए मतलब अच्छे काम हो रहे हो, मतलब अच्छा काम के मतलब कुछ अच्छी चीजें रिसर्च चल रही हो हम्म। काम, तो अगर हमें इंटर्नशिप करनी है, हाँ मतलब दिल्ली जीएनयू वगैरह भी सही है? हाँ, करते हैं लोग, करते हैं, आते हैं। दिल्ली भी दिल्ली भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी सही है, जेएनयू भी सही है, जामिया भी सही है, वहां पे भी एनवायरनमेंट के अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं। तो कर अच्छा सकते हो इंटर्नशिप। वो बस ये कि आप थोड़ा कांटेक्ट कर लेना, आप मेरे को बता देना, मैं कल्याण से बात करूंगी, देखती हूँ क्या हो सकता है अगर जब आपको करना हो तो। ठीक है, हम्म। कहीं पे भी अगर कोशिश करेंगे, अगर हो जाती है तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। ठीक। चलो, देन आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। द इंस्टीट्यूशन that is established by an act of parliament and is declared as the institution of national importance such as IIT and IIMs। इनको हम इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्यों बोले, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, मैनेजमेंट मैनेजर स्किल वाले लोगों को पैदा कर रहे हैं। तो जो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हमारे नेशन को, हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। आज हम जितने भी टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो रहे हैं, कौन कर रहा है, आईआईटी। तो क्या कर रहे हैं, उस वजह से हमारा नेशनली इंपॉर्टेंट हुए ये वाले सेंटर्स की नहीं हुए। ठीक है। हम्म। तो some institution are also established or incorporated by the act passed by the state legislature। अब कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे रन किए जाते हैं। तो उनको किनके थ्रू पास किया जाएगा, उनकी रजामंदी कैसे आएगी, बाय द एक्ट पास इन द पार्लियामेंट। और कुछ स्टेट्स के लेवल तक की चीजें करनी है, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव में एक्ट पास होंगी। ठीक है। अब रिसर्च काउंसिल एक हमने ये भी पढ़ा था, जो हमारी ये आ रही है, जो सुब्रमण्यम और इसकी जो रिपोर्ट दी गई थी सुब्रमण्यम और मंगलम की, जो जिसके थ्रू एनईपी आई है, उसने ये कहा था कि रिसर्च को एक अलग डिपार्टमेंट बनाओ, टीचिंग को एक अलग डिपार्टमेंट बनाओ, और वोकेशनल को एक अलग डिपार्टमेंट बनाओ। तो उस तरीके से, वैसे हालांकि वो ये उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बात बताएं कि रिसर्च काउंसिल है कि यहाँ यहाँ पे रिसर्च होती है और लोग अपने पीएचडी करने के लिए यहाँ जाते हैं। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली, काउंसिल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, सेंट्रल सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस फिलोसफी एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च गुवाहाटी, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट हैदराबाद। ठीक है, ये रिसर्च काउंसिल है। रिसर्च काउंसिल का मतलब है यहाँ पे रिसर्चेज होती हैं। ठीक है। हम्म। अब कुछ रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं, देयर आर 3 रेगुलेटरी बॉडीज, दीज रेगुलेट द हायर एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले एमएचआरडी है। एमएचआरडी अपने अंदर क्या क्रिएट की, यूजीसी को लाई। यूजीसी ने क्या किया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेशन दिया कि आप ना सिलेबस की चेकिंग करोगे, आप ना एक्रेडिशन दोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे। तो क्या हुआ कि टोटल ये रेगुलेटरी बॉडीज है, कौन कौन सी, एमएचआरडी, यूजीसी, स्टेटरी एजुकेशन एंड नैक। अब हम इसको एक एक डिटेल देखते हैं कि ये क्या क्या काम करती है और इनका क्या क्या काम होता है। एमएचआरडी क्या है, एक हाईएस्ट अथॉरिटी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, जो कि वॉज फॉर्मली नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंटिल 25 सितंबर 1985 के बाद। दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, और इसके 2 मेन पार्ट्स किए गए। अब एमएचआरडी को 2 में डिवाइड किया गया, एक किया गया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो जो स्कूल एजुकेशन है उसमें कौन, वो डिपार्टमेंट क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को हैंडल करता है। वही हायर एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी आ गई, आपकी यूनिवर्सिटी लेवल के आगे, टेक्निकल लेवल और स्कॉलरशिप हो गया। तो यानी एमएचआरडी क्या कर रही है, एमएचआरडी पूरा
इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देख रही है। और इसने एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए दो डिपार्टमेंट्स बनाए, एक सेकेंडरी लेवल पे बनाया और एक हायर एजुकेशन पर बनाया है। जो सेकेंडरी लेवल वाला है वो सेकेंडरी लेवल की चीजों को देखता है, जो हायर एजुकेशन वाला है वो हायर एजुकेशन को देखता है। ठीक है, अब आता है यूजीसी। अब यूजीसी कैसे क्रिएट हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस स्टेटरी बॉडी वॉज सेटअप बाय द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट that is in accordance with the UGC Act 1956। तो हमने बताया था कि जब भी कोई चीज आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास होती है उसको हम स्टेटरी बॉडी बोलते हैं। मैंने उस दिन बताया था कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है इट मीन्स कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन नहीं है। उनको लाने के लिए हम एक एक्ट पास करते हैं जिसमें दोनों की रजामंदी जरूरी है। तो एमएचआरडी के अंदर एक्ट पास हुआ था, उसके अंदर हमने यूजीसी को लेके आए थे कब, 1956 में। दिस वॉज चार्ज विथ कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन टू मेंटेन हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। और ये हम क्यों लेके आए, क्योंकि हमें हमारे हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। एंड दिस वॉज मॉडल्ड आफ्टर द यूनिवर्सिटी ऑफ कमिटी ऑफ यूके विच सर्व्ड एज एन एडवाइजरी कमिटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये हमने किसके बेस पे लिया था कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे तो उनकी जो एडवाइजरी कमिटी थी उसके हिसाब से देखा, और जब वो यहाँ से चले गए तो हमने अपना एक्ट के थ्रू लेके आए यूजीसी को। ठीक है, दे एडवाइज ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द ग्रांट फंड अमंग द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी एंड दे एग्जिस्टेड फ्रॉम 1919 टू 1989। ये उनकी बात करें जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, उसको देख करते हुए हमने हमारे इंडिया में 1956 में एक एक्ट पास किया और उसके अंदर यूजीसी को लेके आ गए। ठीक है, अब यूजीसी क्या है, इसमें कौन कौन होता है। यूजीसी में एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और 10 अदर मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेक्रेटरी होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इसके मेन फंक्शनिंग कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, और 6 रीजनल ऑफिस है। और 6 रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे है इसके, बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे। एंड शांति स्वरूप भटनागर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूजीसी। अभी का चेयरमैन कौन है यूजीसी का, मैम जगदीश, हाँ जगदीश जगदीश जी। और जब पहली बार क्रिएट हुई थी 1956 में, उस समय कौन था चेयरमैन, शांति स्वरूप भटनागर जी। ठीक है, अब के स्टेटरी बच्चे काउंसिल, हाँ, अब स्टेटरी काउंसिल क्या है, दिस वाज क्रिएटेड टू अप्रूव हायर एजुकेशन प्रोफेशनल प्रोग्राम। अब कुछ स्टेटरी काउंसिल किए गई और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे कि जितने भी हायर एजुकेशन में जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स थे उनको ये अप्रूवल देती थी। यानी आपको अगर कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम खोलने हैं तो आपने सारा बनाया, सारी डिटेल लिखी और जो प्रपोजल है वो आपने आगे फॉरवर्ड किया। जब स्टेटरी काउंसिल जो उस एरिया का है उसमें अगर उसने ठप्पा लगा दिया तो वो आप उसके लिए वो आप सेंटर को रीओपन मतलब ओपन कर सकते हो। ठीक है, देन दे रिकॉग्नाइज द कोर्सेज and the promotion of the professional institution for recognizing the course, and also they provide grant to the program and also award the institution। तो ओवरऑल क्या था, ये हायर एजुकेशन में जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स थे उनको रजामंदी कौन देता था, स्टेटरी काउंसिल। ठीक है, देन आता हमारा नैक। नैक का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, ये नैक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट एक्रीड्स द इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड असेस देम। वो क्या करती है, इनका असेसमेंट करती है और उसके हिसाब से इनको रैंकिंग देती है। ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब कि इसके ऊपर कोई कोई दबाव नहीं है। ठीक है, अगर इसकी अगर रेटिंग आ गई A++ है ये यूनिवर्सिटी, या ये यूनिवर्सिटी सी कैटेगरी में आती है तो कोई भी उसको चैलेंज नहीं करेगा, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, लेकिन बाद में जब आपको बाकी चीजें होती तो आप कोर्ट में तो जा ही सकते हो, लेकिन ऐसा जनरली होता बहुत कम है। हाँ मैम ठीक है, देन दिस ऑटोनोमस बॉडी विथ इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे, बैंगलोर में, और फंडेड बाय द यूजीसी। अब इसको फंड कौन देती है, यूजीसी देती है। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्स टू द नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 नैक वाज एस्टैब्लिश्ड। अरे नैक किसके अंडर आई थी, जब हमारी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की आई थी 1986 में, तब हमने एक नैक को क्रिएट किया था। ठीक है, और नैक वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, नैक वॉज स्टेब्लिश्ड कब आया था, जब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जब हमने आगे पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो जब वो उसमें आया था तब हमने नैक को स्टेब्लिश किया था। और ये क्या क्या कर रही है, मेक श्योर द इशू ऑफ
मेड श्योर दैट द इशू ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन वाज एड्रेस्ड, यानी जो भी हमारी क्वालिटी है एजुकेशन में वो कहीं डिटोरिएट तो नहीं हो रही है, उन मैटर्स को ही हैंडल करती है। एंड दे आल्सो लेड आउट स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज इन नेशनल लेवल एपेक्स एंड दे कंडक्ट सर्वे ऑन द टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या कर रही है, ये नैक आपकी हायर एजुकेशन पे कर रही है। लेकिन जो टेक्निकल वाले जो हायर एजुकेशन है उनको कौन एक्रेडिशन देता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। ये भी कब आई थी, 1986 की पॉलिसी के अंडर आई थी। और ये क्या क्या कवर करती है, programs related to the engineering, technology, architecture, town planning, management, pharmacy, applied art and craft, hotel management and catering technology at different levels पे। यानी जितने भी टेक्निकल प्रोग्राम्स है उनको कौन एक्रेडिशन देता है, उनको कौन प्रॉपर तरीके से हैंडल करेगा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और नेक क्या करता है, जो हायर एजुकेशन होती है उनको ये एसेस करता है और उसके हिसाब से इनको रेटिंग देता है। मैम मतलब नैक यूनिवर्सिटीज जो होती हैं इनको करेगा, और जो ये टेक्निकल वाली होती है इनको नहीं करेगा नैक? नेक नहीं करेगा। इनको नहीं करेगा? नैक करे मतलब नैक आपने देखा है कि नैक का जनरली आपके कॉलेजेस की जो यूनिवर्सिटीज है उन्हीं पे आता है। हाँ मतलब मैम ये तो है, बट इनमें नहीं जाएगा ना, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी ये सब। टेक्नोलॉजी के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, कि नेशनल लेवल की अपेक्स है ना। हम्म। ठीक है। और मैम अब एक चीज और है, जैसे ये एनईपी है जो 2019 में आई थी, और मैम 19 में 90 एक्चुअली एक एनईपी जो 2019 है, 19 एनईपी मैम। 2020 है एक्चुअली में। ठीक है। लेकिन वो जो एनईपी 2020 आई है वो किसकी रिकमेंडेशन से आई है, जो सुब्रमण्यम की जो कमिटी बनी थी 2019 में, उसकी रिकमेंडेशन से नई एनईपी आई है। और उसी ने रिकमेंडेशन दिया था कि आप अपने ग्रेजुएशन लेवल को 4 साल तक करो, एमफिल हटाओ, बीएड को ऐसे से करो, जो मैम एजुकेशन है वो 5+3+3+4 का करो। ठीक है। उसी ने ही कहा था। और उसकी बात को मानते हुए एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020। ठीक है। अच्छा, उसी को करते हुए 2020 में आई नई पॉलिसी। मैंने आपको सजेशन दिया, आपने उस पर काम किया, लोगों ने सोचा और फिर आपने ड्राफ्ट क्रिएट किया कि ठीक है अब हमें एक मैम नई एजुकेशन। दोनों एक ही है ना, बट मतलब दोनों एक ही है, मतलब जो हाँ है 19। दोनों एक ही, लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर कोई ये पूछता है कि जो एनईपी 2020 की आई है वो किसकी रिकमेंडेशन से आई है, तो आपके सुब्रमण्यम और कस्तूरी रंगन की कमेटी की रिपोर्ट के सब उसके उस पे रिकमेंडेशन पे आई है। ठीक है। और मैम ये जो है नेशनल पॉलिशन एजुकेशन 1986, ये अलग चीज है? ये पहले की है। 2020 और 1986 इनमें कितना डिफरेंस हो गया। मतलब मैम ये उसी पर बेस्ड है ना, लेकिन वेस्ट कैसे हो सकती है, नहीं मतलब नहीं है ये मतलब है ये एजुकेशन मॉडिफाइड। से रिलेटेड, ये है एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन सब एजुकेशन में जो पॉलिसीज में जो रिकमेंडेशन थी वो अलग अलग थी। ठीक अच्छा। है। वो अलग अलग थी, वो अलग अलग चीजें अलग अलग, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती गई वैसे वैसे चीजों को हमने ऐड ऑन करते गए। ठीक है। और कैसे ऐड ऑन किए, एक्ट पास करके। और जैसे मैम हमारी की जो पुरानी मतलब एजुकेशन पॉलिसी थी, रूल्स रेगुलेशन हमारे 10+2 वाले थे जो हाँ वो पहले, हट जाएगा। वो वो किसके अंदर थे मैम 10+2? 10+2 आपका जो ये 1986, वो एग्जैक्टली पूरा मेरे को देखना पड़ेगा कि किसकी अच्छा, रिकमेंडेशन से थी। मतलब वो मैम उसमें नहीं था ना, मतलब नेशनल नहीं नहीं एजुकेशन नहीं, पॉलिसी। वो 2020 में नहीं था, लेकिन होगा वो भी किसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही। अच्छा ठीक है। समझ गए। क्योंकि 10+2 जो है वो हमने पढ़ा है, लेकिन हमसे पहले हम्म। वाली जो एक एक क्लास वाले लोग हैं उन्होंने 11th से कॉलेज पढ़ा है, हमने कॉलेज पढ़ा है 12th के बाद, हम्म। है ना। तो हाँ वो हाँ। अलग रिकमेंडेशन से आई हैं, लेकिन अभी जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं वो जनरली जो हम करंट सिनारियो में चल रहे हैं उसके साथ नई का कंपैरिजन आता है। हम्म। ठीक है। हम्म। अब आगे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर that was made to meet the provision of Architecture Act 1972 was founded by the Indian government and this came to the power in 1972। अभी क्या क्या करता है, जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को देखता है, उनके क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है और उनकी जो प्रैक्टिस है आर्किटेक्चर की उनको रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि आर्किटेक्चर
आजकल बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में आर्किटेक्चर का बहुत यूज होता है, और आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हो गई हैं। तो जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, कोई भी अगर बंदा एक यूनिवर्सिटी ओपन करना चाह रहा है आर्किटेक्चर के लिए, तो उसकी सारी देख रेख जो फॉर्म करेगा वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर करेगा। और ये कैसे आया? एक्ट पास किया गया था 1972 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, और ये पावर में आया 1 सितंबर 1972। इसका मेन क्या क्या है? आर्किटेक्चर की चीजों को, जो भी कंपनीज हैं या जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जो आर्किटेक्चर के से रिलेटेड एजुकेशन दे रही है, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराना, उनके स्टैंडर्ड्स को चेक करना, उनके क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज कराना, प्रैक्टिसेस प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, वो सारी चीज चेक करना, और अप्रूवल्स देना। ठीक है, फाइनल अप्रूवल देना, ठप्पा लगाना कि हाँ अब आप अपना सेंटर खोलिए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है, कल एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कर लिया था, इसमें सारा आपके एनवायरमेंट पॉल्यूशन की सारी चीजें हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें ये जो है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब क्या है? पॉलिसी मेकिंग एंड एजेंसीज। पॉलिसी मेकिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों पॉलिसीज बनानी चाहिए? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, हाँ बताओ। पॉलिसीज इसलिए बनती है ताकि चीजें मतलब इम्प्लीमेंट हो सके अच्छे से, मतलब स्मूथ क्योंकि वे में मैम, चीजें चले, है ना? हाँ मतलब अगर हम मैम ऐसी चीजें बोल देंगे तो कोई मानेगा नहीं, कोई हाँ, कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट अगर आप चीजें लाते हैं एक पॉलिसी के फॉर्म्स में तो वो रेगुलेटरी मतलब चीजें चल सकती हैं। कल तो पत्ती पानी गिरा दिया हमने। एक मिनट रुको। आराम से मैम, आराम से। ठीक है, हम्म। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या कर रहा था? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, MHRD, इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्टर इन द इकोनॉमी, बोथ इन टर्म्स ऑफ द प्लानिंग एंड द पॉलिसी। ठीक है, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए हमने क्या बनाया है? MHRD बनाया है, और MHRD क्या कर रही है? अपने बाकी चीजों में डिपार्टमेंट्स को ओपन करके अपने काम को स्प्रेड करके एक स्मूथ फंक्शनिंग लेके आ रही है। ठीक है, under a planned development process, the department looks after expansion of accessibility and qualitative improvement in the field of higher education through world-class university, college, and various other private institutions. The different roles and objectives of the Department of Higher Education are क्या क्या है? अब मैं MHRD हूँ, ठीक है, मैंने आपको कुछ काम दे दिया, निवेदिता को काम दे दिया। अब आप लोग क्या करो, जो आपको काम दिया आप उसके अकॉर्डिंगली चीजों को चेक कर रहे हो। ठीक है, कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे हमारा एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन हो रहा है, क्योंकि हमने काम को क्या है, एक डेजिग्नेटेड पर्सन को दे दिया है। अब क्या क्या करती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू एनहांस, क्यों डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का क्या मेन रोल है? कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा दें। ठीक है, बाय एक्सपांडिंग एक्सेस थ्रू ऑल मॉडल्स। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ? कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को एनरोलमेंट कराएं एजुकेशन में, ताकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी कम हो जाए। अब वो चाहे रेगुलर वे में हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, और डिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू। सेकेंड रोल के क्या है? कि पार्टिसिपेशन ऑफ दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हुज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज लोअर देन द नेशनल लेवल। अब मान लो एक जैसे कहते हैं हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो कम है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और क्या काम कर रहा है कि जिस स्टेट का एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज के लेवल पे जो कम एनरोलमेंट है उनको भी हम अलग अलग तरीके से ऑफर्स दे करके अलग अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, ताकि उनका एनरोलमेंट भी आए और रेशियो बढ़ जाए। ठीक है, प्लस और क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है? एकेडमिक रिफॉर्म्स और हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा इंप्रूव करना, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में इंप्रूवमेंट करना, टेक ड्राइवन क्लासेस हायर एजुकेशन में लेके आना, यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्लासेस को हायर एजुकेशन में लेके आना, वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को एनहांस करना, एजुकेशनल एजुकेशन इंडियन लैंग्वेज में डेवलप करना, एंड इंक्रीज द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लिंक्स अप इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। तो ओवरऑल क्या है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उसका मेन क्या क्या काम है? एक तो एनरोलमेंट को बढ़ाना, ठीक है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हमारे एनरोल करें एजुकेशन के फील्ड में।
तो हमारा जो ये है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो बढ़ जाए। अगर कोई वीकर सेक्शन है तो उस पर काम करना, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लेके आना, अपनी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, ताकि हम वर्ल्ड लेवल के साथ फाइट कोप अप कर सकें। वोकेशनल एजुकेशन लाना, स्किल डेवलपमेंट को लेके आना, और हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी भी चीजों को सिखाना। ठीक है, तो ये सब क्या किसके काम है? ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के काम है। अभी क्या करें, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। अब स्टेट में कौन कौन से काउंसिल है हायर एजुकेशन के? Many states have set up the council and advisory bodies to provide guidance and norms for the appropriate functioning of the higher education institution in the state। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया? क्योंकि हम स्टेट, अब देखो ये अब सेंट्रल लेवल पे तो चीजें बन गई, अब स्टेट, अब सेंटर जो एक एक स्टेट में तो जाएगा नहीं, तो उसने क्या किया, स्टेट काउंसिल बनाया, और स्टेट काउंसिल ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए, ताकि एक गाइडलाइन और नॉर्म्स को बना सके और वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को प्रॉपर कर सके। ठीक है, these council coordinate the role of the government university and apex regulatory agency in higher education within the state, and these are the, ये कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन बनाया गया है। एक सेकेंड में, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, अगरतला एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन बनाया गया है। Then Central Council Board of Education, CABE. It was set up for the coordination and cooperation between the union government and the state government in the field of education, including the policy making. तुम्हारे और मेरे बीच में एक तार जोड़ने वाला कौन है? उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में एक तार जोड़ने वाला है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो क्या कर रहा है, एक कॉर्डियल रिलेशन कॉपरेशन सेटअप करता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी यूनियन की बात स्टेट तक पहुंचाएगा, स्टेट की यूनियन तक पहुंचाएगा। और क्यों करेगा? ताकि हम प्रॉपर तरीके से एक हायर एजुकेशन पे काम कर सकें। ठीक है, established in 1920 and dissolved in 1923, again revived again 1935 and has been existence ever since। पहले 20 में आया था, 23 में डिसॉल्व हो गया, फिर अगेन 35 में आया और अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का क्या काम है? इट इवेलुएट्स द कोर्स सिलेबस, क्रेडिट एंड स्टैंडर्ड ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड कंपेयर इट विद द वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय द इंडियन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसका काम क्या है कि जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वहां के कोर्सेज को, सिलेबस को, क्रेडिट्स को, स्टैंडर्ड्स को इवेलुएट करता है, ताकि हम हमारी इंडिया में भी वैसी चीजों को लेके आए। ठीक है, और कंपैरिजन करता है कि हमारी इंडिया में किस चीज की कमी है, उस हिसाब से हम चीजें देखी जाए। ठीक है, तो इसी का इसका यही काम है। दिस एसोसिएशन ऑल्सो एक्ट्स एज ए बॉडी दैट रिकॉग्नाइज द डिफरेंट डिग्रीज डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी इन इंडिया which was recognized by the UGC। अब ये साथ साथ में ये AUI क्या करता है, कुछ डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी देता है, जो रिकॉग्नाइज किसके थ्रू है, यूजीसी के थ्रू, एंड अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू द हायर कोर्सेज इन कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी इन इंडिया। कि आप जैसे सपोज करो कि आप देखो कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते, ठीक है, जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो हमारे साथ एक मिड लाइन होती है, कोई मीडिएटर होता है जो हमें वहां तक पहुंचाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे इससे वीजास कंपनीज हैं, या जैसे इलेट्स वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, जो आप यहीं पे पास करके आप बाकी कंट्री के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हो। ठीक है, तो कौन उसके बीच में एज अ कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है? कुछ यूनिवर्सिटीज करती है। ऐसे ही जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है वो भी हमारे लिए एक मीडिएटर की तरह काम करता है, कि किस तरीके से हम बाहर से एडमिशंस को लेके आए हमारे इंडिया में। ठीक है, एंड अर्लियर इट वाज नेम्ड, पहले इसका नाम क्या था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, एंड एक्वायर ए लीगल स्टेटस विथ इट्स रजिस्ट्रेशन एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ऑन सितंबर 29, 1967। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इसका पहले क्या नाम था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, और इसको क्या दिया गया, एक लीगल स्टेटस दे दिया गया। कब? जब इसने सोसाइटी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर करा लिया 1967 में, एंड इट वाज रीनेम्ड एज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इन 1973। पहले इसका नाम था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, और बाद में 1973 में इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ये क्या करती है, बाहर की कंट्रीज के सिलेबस और बाकी चीजों को कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ,
और एक रोल प्ले करती है कि कैसे हम बाहर के लोगों का एनरोलमेंट यहाँ पे लेके आए। ठीक है। फिर से मुझे देखना पड़ेगा कोई है। कोई बात नहीं मैम। आ जाओ। ठीक है। अब आता है रेगुलेशन बेस्ड एजेंसी। देर आर अपेक्स लेवल बॉडीज जैसे रेगुलेटरी बॉडीज और रिसर्च काउंसिल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हायर एजुकेशन इन इंडिया के लिए। एंड दीज बॉडीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द रेगुलेटरी बॉडीज एंड रिसर्च काउंसिल। रिसर्च काउंसिल हमने वहां पे देखी कुछ, तो हमने आगे देख ली। अब आती कुछ कुछ रेगुलेटरी बॉडीज। अब रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये किस में आई थी? हमारे स्वयं में आई थी। ठीक है, आई थी ना स्वयं में। जो क्या करती है, जो क्या करती है, टेक्निकल एजुकेशन की चीजों को चेक करती है। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटीज को चेक करती है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये क्या करती है? ये क्या करती है? आर्किटेक्चर की चीजों को देखती है। ठीक है। काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्ट्री में रिसर्च करने आते हैं उनको देखती है। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च, फिजियोलॉजिकल रिसर्च, जो उसके रिलेटेड रिसर्च करते हैं। सोशल साइंस रिसर्च और हायर और यूजीसी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। अब एक्रेडिशन बेस्ड बॉडीज कौन कौन सी हैं जो एक्रेडिशन प्रोवाइड कराती हैं? एक तो है हमारी एनबीए। एनबीए क्या है? देर आर टू बॉडीज फॉर एक्रेडिशन। एक तो कौन सी है कि हमने एक तो नैक पढ़ा, जो कि एक्रेडिशन देती है। और इसके बेस्ड बॉडीज कौन सी? एनबीए। एनबीए क्या? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन। और एक है एआईसीटीई। एआईसीटी क्या करती है? ये टेक्निकल एजुकेशन को एक्रेडिशन देती है। ठीक है। तो अब ये क्या कह रही है कि नैक इट वाज एनबीए, एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन, इट वाज इनिशियली established by All India Council of Technical Education under Section 10U of AICT Act in the year 1994. ठीक है। अब it was established for periodic evaluation of technical education. तो आज का जो NAC है, NACC, ठीक है, NACC और AICTE, AICTE, ठीक है, ये दोनों क्या है? ये एक्रेडिशन ऑर्गेनाइजेशन है। नैक क्या करती है? हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी लेवल पे। और ये क्या करती है? आपके टेक्निकल पे। इसका इसका जो अभी ये नाम है, इसका पहले नाम क्या था? नैब, एनबीए क्या था? नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्रेडिशन, पहले इसका नाम था। फिर बाद में इसको 1994 के एक्ट के थ्रू इसका नाम रख दिया एआईसीटीई। It was established for periodic evaluation of technical institution and programs according to specified norms and standards as recommended by the AICTE Council. AICTE क्या कर रही है? एक्रेडिशन दे रही है, लेकिन किन के नॉर्म्स को फॉलो करती है? जो AICTE काउंसिल ने बनाया है। ठीक है। NBA came into existence as an autonomous body from 7 January 2010 with the objective of quality assurance and education relevance, particularly of the professional and the technical programs like engineering, management, pharmacy, architecture, and hospitality through the mechanism of accreditation of program offered by the technical education. ठीक है। NAB has introduced a new process, criteria, and parameter of the accreditation. So NAB और ACIT is the same name, and NAB
जो हायर एजुकेशन को एक्रेडिटेशन दे रही है। ठीक है, समझ आ रहा है? हम्म, समझ आ रहा मैम है जैसे शिवांगी? रेगुलेट हाँ मैम। मैम जैसे कि ये रेगुलेटरी बॉडी है ना, ये मतलब किस टाइप्स की बॉडी होती है? रेगुलेशन देखती है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है कि जैसे AICTE रेगुलेटरी बॉडी है, इसका मतलब कि वो हम्म, टेक्निकल एजुकेशन में जो जो यूनिवर्सिटी, जो जो कॉलेज, जो जो इंस्टीट्यूशन टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वोकेशनल पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट की कोर्सेज कराते हैं, उनको रेगुलेट करती है, उनको एक्रेडिटेशन देती है, उनके नॉर्म्स चेक करती है, उनकी स्टैंडर्ड चेक करती है, उनकी क्वालिटीज चेक करती है। ठीक है, ये होती है अच्छा। रेगुलेटरी बॉडीज। अच्छा मैम, कि एक लाइक का कि असेसमेंट है कि चीजें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं? हाँ, क्योंकि हर चीज देखनी पड़ती है ना। फेक हाँ। यूनिवर्सिटी की लिस्ट कैसे आती है? ये सब चेक करके तो आती है। हाँ क्योंकि वहाँ, हाँ ऑब्वियसली थिंग है, वहाँ सर्टिफिकेशंस वैसे होंगे, हाँ। कोई वो नहीं होगा और काम उतना अच्छा, हाँ तभी। अब ये तो हम ऑलरेडी कर चुके, नैक हमने पहले कर लिया था। ठीक है, तो हाँ। जो एक्रेडिटेशन बेस्ड बॉडी है वो दो है, एक NBA और एक नैक है। NBA को ही हम AICTE कहते हैं, और नैक अपना हायर एजुकेशन है। ठीक है, और जो NBA है और AICTE है वो टेक्निकल एजुकेशन है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो। नहीं? ठीक है, बाकी दो चीजें वो हम थोड़ा बहुत कल करेंगे। अब ये देख लो, एक ये देख लो कौन है। ये तो मैं पढ़ा चुकी ना, वहां पे कौन था नैक का, कौन है, और ये सब। चलो एक ही लाइन। हम्म। ये जो नैक की जो फंक्शनिंग होती है वो कैसे होती है? इट्स फंक्शन थ्रू इट जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी कंप्राइजिंग पॉलिसी मेकर्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड सीनियर एकेडमिक academician फ्रॉम द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम। द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल काउंसिल, वो चेयरपर्सन होता है UGC का। तो जो अभी जगदीश जी हैं वो चेयरपर्सन है, तो वो कौन है? जो इनकी जनरल काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, जो चेयरपर्सन है एग्जीक्यूटिव कमिटी का, एमिएंट एकेडमिक नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ GEC। ठीक है, GEC मतलब जनरल काउंसिल। ठीक है, जनरल काउंसिल कौन है? नेक। जनरल नैक है। नैक के अंदर जनरल काउंसिल भी होती है, और जनरल काउंसिल का जो हेड होता है वो कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट होता है किसका, चेयरपर्सन होता है किसका? UGC का। ठीक है, फिर मैम जो जनरल काउंसिल है ना, मतलब इसके अंदर नेक है? एक्चुअली देखो, एक नैक है। ठीक है, नैक है, तो नैक अपने आप तो काम नहीं करेगी, उसको टीम चाहिए। टीम चाहिए तो एक हेड बनेगा, एक उसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमिटी बनेगी। तो जो हेड बनेगा उसको हम कहते हैं जनरल काउंसिल। और जनरल काउंसिल का जो हेड होता है वो कौन होता है? चेयरपर्सन होता है किसका? UGC का। अच्छा। ठीक है, तो जो अभी UGC के जो चेयरपर्सन है वो आपके नैक के ये जनरल काउंसिल के प्रेसिडेंट है। नैक अच्छा के अंदर जो जनरल, जनरल, मान लो मुझे जनरल। कुछ काम करना है। ठीक है, हमने, अब मान लो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, मुझे काम करना है। तो मुझे काम करना है तो उसमें मुझे कमिटी चाहिए कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, तुम वो काम करोगे। तो जो उसको रोल प्ले करेगा, जो हेड बनेगा, जो हेड है वो जनरल काउंसिल कहलाता है। और जनरल काउंसिल कौन होता है? जो UGC का चेयरमैन है। और ये जनरल काउंसिल किसके अंदर है? नैक के अंदर है। नैक कहती है कि मैं असेसमेंट करूंगी, मैं क्रेडिट रेटिंग दूंगी, लेकिन उसको क्रेडिट रेटिंग देने के लिए वो इतनी वर्ल्ड में इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटी, वो खुद जाएगा? अकेले अकेले जाएगा एक बंदा? वो एक टीम बनाएगा ना। वो टीम को हेड कौन करेगा? वो एक जन करेगा, जनरल। जनरल हाँ। काउंसिल करेगा। जनरल काउंसिल कौन है? वो यूजीसी के चेयरपर्सन है चेयरमैन। UGC का। अच्छा एंड मैम, एक चीज जैसे कि हम बोलते हैं ना यूजीसी के चेयरपर्सन, ये जो सब होते हैं, ये सब लोग आई थिंक ये प्रोफेसर ही बनते हैं ना? ये, हाँ, वो बहुत एक्सपर्टीज होते हैं। अब अभी के जो जगदीश जी हैं वो यूनिवर्सिटी, वो JNU के हैं। हाँ मतलब हाँ, वही वो चीज। तो आप इतनी बड़ी हायर एजुकेशन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो भाई एजुकेशन को एक्सपीरियंस तो चाहिए ना। और एक्सपीरियंस बाय वर्किंग ही आता है। और हम्म। वर्किंग, आप 19 साल के बच्चा आगे चेयरपर्सन नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं मैम, वो तो एक्सपीरियंस मांगते, वो तो एज एक्सपीरियंस, हाँ। मांगता है 30 साल हाँ, की। और एक्सपीरियंस आपकी एज हम्म। मांगता है। जो हम्म। एक्सपीरियंस आज आपको है और जो मुझे उस टाइम पे था, इसमें डिफरेंस है। और वो रहेगा। जब आप हमारी एज में आ जाओगे तब आपका एक्सपीरियंस और काउंट होगा, क्योंकि एज से ही हम्म। आपके एक्सपीरियंस आते हैं लाइफ में। ठीक है, हम्म। and that is supported by the advisory and consultative committee constituted from time to time। तो समझ आ गया ये कितना हमने ये सब चीजें जो अभी तक करी। हम्म। ठीक है, अभी हम आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं मैम।